नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था एल्गोरिदम के बारे में। बताइए एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम कैसे लिखें। तो बेसिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि एल्गोरिदम क्या होता है और एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है। हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा बहुत एल्गोरिदम आता है लिखना, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एल्गोरिदम के बेसिक चीज़ों को बताया है और एकदम शुरुआत से बताया है कि एल्गोरिदम लिखा कैसे जाता है। इसके बाद आने वाली वीडियो मतलब बहुत जल्द ही, एक दो दिन के भीतर ही आपके एग्जाम से रिलेटेड जो एल्गोरिदम्स होंगे वो भी एल्गोरिदम्स आएंगे। लेकिन जिनका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है एल्गोरिदम को लेकर के, वो इस वीडियो को जरूर देखें। बात करते हैं एल्गोरिदम का। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा प्रोग्रामिंग हो, प्रोग्राम लिखने से पहले एल्गोरिदम बनाया जाता है जिससे कि आप बेहतर प्रोग्राम बना सके। तो एक बेहतर प्रोग्राम बनाने के लिए पहले हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपको कहा गया कि किसी प्रॉब्लम के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है, तो पहले आप उस प्रॉब्लम को लेकर के एल्गोरिदम बनाइएगा और एल्गोरिदम लिखने के बाद उस एल्गोरिदम के आधार पर आप प्रोग्राम लिखिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम पर आधारित प्रोग्राम जो है वो आपका सबसे बेहतर बनता है। एल्गोरिदम का इस्तेमाल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट समझ में आ ही गया होगा आपको। यह किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप करता है। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप या चरणबद्ध तरीके से हमारा एल्गोरिदम करता है। उदाहरण देखिए, एक साधारण सा उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान लीजिए मुझे किसी को कॉल करना है। ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि मुझे किसी को कॉल करना है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप, पहले ये चेक कीजिए कि आपका फोन ऑन है या ऑफ। आपका फोन मान लीजिए ऑन है। देन नंबर को आप डायल करेंगे, जिसको भी आपको कॉल लगाना है उसका नंबर आप डायल करेंगे। उसके बाद डायल करने के बाद अगले व्यक्ति के फोन पर रिंग का होना। ठीक है, रिंग होगा। रिंग नहीं होगा तो बातचीत होगा नहीं, रिंग होना जरूरी है। और उसके बाद कॉल का उठा लिया जाना। जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया उसने आपकी कॉल को उठाया। तो इस प्रकार से जो है आपका संपर्क बना अगले व्यक्ति के साथ। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से चार चरण में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। आपने चार स्टेप, चार चरणों का पालन किया, तब जाकर के आपका फोन पर किसी से बातचीत हुआ। अब बात करते हैं कुछ बिंदुओं पर। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ क्रमानुसार चरण का पालन करना पड़ता है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और ये स्टेप क्रमानुसार होते हैं। आप इनके चरण के क्रम को बदल नहीं सकते और ना ही छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको बताया गया कि किस प्रकार से आपको कॉल करना है। कॉल करने के लिए जो जो आपको स्टेप यानी जो जो आपको चरण बताया गया था, आप उन स्टेप को उसी क्रम में ही आपको फॉलो करना है। आप क्रम को बदल नहीं सकते हैं, ना ही किसी स्टेप को छोड़ सकते हैं। कोई भी एक स्टेप छोड़ दीजिएगा तो आपका फोन पर बातचीत नहीं होगा। इन क्रमानुसार चरण या स्टेप को ही हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपने ये जो क्रमानुसार चरण या स्टेप का पालन किया, इसे ही हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। नाउ एल्गोरिदम के कुछ गुण। पहला है फिनिटनेस। फिनिटनेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि निश्चित स्टेप होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने चार स्टेप कहा कि ये चार स्टेप में किसी व्यक्ति से फोन पर बातचीत हो सकता है। ये चार स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका किसी व्यक्ति से बातचीत हो सकता है। ये हो गया फिनिटनेस। दूसरा है क्लियरली डिफाइंड। क्लियरली डिफाइंड का मतलब है कि आपका एल्गोरिदम जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आप आसानी से उसे पढ़ और समझ सके। अगला है इनपुट। एक अच्छा एल्गोरिदम वही कहलाता है जो आपका एल्गोरिदम इनपुट लेता है। हाँ, हालांकि यहाँ पर एक चीज और भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एल्गोरिदम भी होते हैं जो जीरो इनपुट लेते हैं और कुछ एल्गोरिदम ऐसे भी होते हैं जो जीरो से ज्यादा इनपुट भी लेते हैं। अगला है आउटपुट। इनपुट की तरह एक अच्छा आउटपुट भी आपका एल्गोरिदम देता है। आउटपुट मतलब सॉल्यूशन, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। एल्गोरिदम जो आपका होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ठीक है,
तभी वो अच्छा एल्गोरिदम कहलाएगा। अगला, अनएम्बिगस। अनएम्बिगस का मतलब होता है कि सही और स्पष्ट, यानी हर एक स्टेप का सही अर्थ निकलना चाहिए। और आखिरी बात, एल्गोरिदम किसी प्रोग्रामिंग भाषा पे निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग के लिए अलग एल्गोरिदम होगा, सी प्लस प्लस के लिए अलग होगा, जावा प्रोग्रामिंग के लिए अलग होगा। एल्गोरिदम किसी प्रोग्रामिंग भाषा पे निर्भर नहीं करता है। अब हम लोगों ने एल्गोरिदम का बेसिक जाना, अब हम लोग छोटा छोटा एल्गोरिदम सीखते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक एल्गोरिदम लिखना है सम ऑफ टू नंबर्स। देखिए, एल्गोरिदम का शुरुआत कुछ इस तरीके से होता है। आपको लिखना होगा स्टेप, जैसे स्टेप वन। स्टेप वन में हम लोग जनरली हमेशा स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है, याद रखना, स्टेप वन लिख करके हम लोग हमेशा स्टार्ट लिखते हैं। अब थोड़ा जो है आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। एल्गोरिदम अगर आपको लिखना है तो पहले आपको प्रॉब्लम को सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? दो नंबर को जोड़ना। दो नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा? इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना इनपुट किए हुए तो आप उन नंबर को जोड़ नहीं सकते, आपको तो दो नंबर देना पड़ेगा ना। तो सेकेंड स्टेप हम लोग को समझ में ये आया कि मुझको दो नंबर इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए हम लोग या तो इनपुट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग रीड वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रीड ए कॉमा बी, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग दो वैल्यूज जो है वो इनपुट करेंगे, एक ए में और एक बी में, ठीक है। इसके बाद स्टेप थ्री, जब दो नंबर इनपुट हो चुका है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप साधारण सा है कि उनको जोड़ना होगा। तो हम लोगों ने यहां पर लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए और बी में जो भी वैल्यू है उसको जोड़ करके सम में स्टोर कर दिया जाए। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ये जो इक्वल टू साइन है इसके बदले ये एरो साइन इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने मिल सकता है कि सम एरो ए प्लस बी, या इक्वल टू भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए, ए और बी का वैल्यू जोड़ करके सम में आ गया होगा। स्टेप फोर क्या होगा? स्टेप फोर यही होगा कि जो सम आया है उसको प्रिंट करा देना, यानी आउटपुट। तो प्रिंट सम, ठीक है, सम में जो भी वैल्यू जोड़ करके आया वो प्रिंट करा दिया जाएगा। आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खत्म हो चुका है, तो स्टेप फाइव में जाकर के लिखिए स्टॉप। तो ये था एक छोटा सा आपका एल्गोरिदम। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग को एग्जाम में ये एल्गोरिदम तो आएगा नहीं, बिल्कुल ये एल्गोरिदम नहीं आएगा, लेकिन आगे जो एल्गोरिदम आपको बताया जाएगा आपके कोर्स में जो भी है, ठीक है, चाहे वो स्टैक हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे एरे से संबंधित हो, तो ये बेसिक्स वहां पर इस्तेमाल होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि लार्जेस्ट ऑफ, है ना, आपको एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है आउट ऑफ थ्री नंबर्स। तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन है वो आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको एल्गोरिदम लिखना है। स्टेप वन हमेशा की तरह स्टार्ट लिखिएगा। चूंकि आपको तीन नंबर में से मालूम करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो तीन नंबर आपको इनपुट करना पड़ेगा। तो इनपुट के लिए लिखा गया है स्टेप टू में रीड ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। ए बी सी ये तीन नंबर हो गए। स्टेप थ्री में जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए, है ना, आप यहाँ पर इफ लगाएंगे। अब जो लोग प्रोग्रामिंग सीखे हुए हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। इफ, पहले तो आप जो है तीन नंबर अगर आपके पास ए बी सी है तो पहले हम लोग कंपेयर कराते हैं कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है, यानी ए वैल्यू अगर बड़ा हो गया, तो फिर जाएंगे यहाँ ये चेक करने के लिए कि ए क्या सी से भी बड़ा है, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है, तब हम यहाँ फिर यहाँ जाएंगे और यहाँ ये चेक करेंगे कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ये भी सच हो गया कि हाँ ए जो है सी से भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है क्या प्रिंट करेंगे कि ए इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स होता है, ए तो बी से बड़ा हुआ, लेकिन जब यहाँ चेक करने गया कि क्या ए सी से भी बड़ा है, तो पता चला नहीं, ए सी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए सी से बड़ा नहीं है, दैट मीन सी ए से बड़ा है। तो इस एल्स वाले में जाकर के आप यहाँ प्रिंट कीजिए कि प्रिंट सी इज लार्जेस्ट, यानी ए के बड़ा होने का कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। और अगर ए का वैल्यू जो है सी से बड़ा नहीं है, तो ये जो एल्स का स्टेटमेंट है ये प्रिंट कराएंगे। ये तो आपने समझ लिया यहां तक। ये कब के बारे में बात हो रहा है? अगर ए का वैल्यू बड़ा हुआ बी से तो। लेकिन अगर ये चीज नहीं हुआ तो इसके लिए, इस इफ के लिए यहां पर एल्स लिखा हुआ है। एल्स मतलब नहीं तो के लिए, है ना।
अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आप यहां पर जाइए, और इसका मतलब आप क्या समझिएगा, यहां पर कहा गया कि ए बी से बड़ा नहीं है। ठीक है, ए बी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स यहां पर ये समझिए, यहां समझ जाइए कि यहां पर कि बी जो है वो ए से बड़ा है। ठीक है, आप एल्स के पास कब पहुंचेंगे, आप एल्स के पास तभी पहुंचेंगे जब ए बी से बड़ा ना हो, मतलब बी जो है वो ए से बड़ा हो, तब आप यहां पर पहुंचे। तो चलिए यहां तक तो क्लियर है कि बी जो है वो ए से बड़ा है, तो बी को अब हमको किससे कंपेयर कराना पड़ेगा, सी से कराना पड़ेगा। तो मैं फिर यहां करके चेक करता हूं कि क्या बी जो है ये सी से भी बड़ा है, क्या बी जो है वो सी से भी बड़ा है। अगर हाँ, तो आप प्रिंट करेंगे बी इज लार्जेस्ट, क्योंकि यहां तो आप बी ए से बड़ा होकर के आए, फिर बी जो सी से भी बड़ा है, तो बी ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, दैट मीन सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, बी होगा। लेकिन अगर यहां पर फॉल्स हो जाता है कि नहीं बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स सी बड़ा है, तो एल्स में जाइए और एल्स में जाकर प्रिंट करेंगे कि प्रिंट सी इज लार्जेस्ट। तो इस प्रकार से तीन नंबर आप डालेंगे, तीन डिफरेंट नंबर डालेंगे, और ये एल्गोरिदम आपको बता देगा कि उन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। और आखिरी स्टेप में जाकर के आपको स्टॉप लिखना है। आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा, कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब ये जो एल्गोरिदम है, एकदम यही स्टेप लिखा जाएगा। इसका लिखने का तरीका चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मल रूल बना दिया गया है कि एल्गोरिदम ऐसा ही लिखा जाता है, नहीं, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी एल्गोरिदम को कुछ दूसरे तरीके से लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, आप देखिए, स्टार्ट करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग तीन यहां पर वैल्यूज लेंगे, ए बी और सी। स्टेप 3 में जाते हैं और हम यहां पर यह कहते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा हुआ, देन गो टू स्टेप 4। तो स्टेप 4 में चले जाइए। कब कह रहे हैं, अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा हुआ तो कहां चले जाइए, स्टेप 4 में। चलिए स्टेप 4 में चले भी गए। यहां पर क्या हो रहा है, चेक किया जा रहा है कि क्या ए का वैल्यू सी से भी बड़ा है। अगर हाँ, तो प्रिंट कीजिए ए इज लार्जेस्ट। ध्यान से सुनेंगे, पहले यहां पर यह कहा गया था क्या ए बी से बड़ा है, बोला हाँ ए जो है बी से बड़ा है। तो आप यहां गए, फिर इसके बाद कि क्या ए सी से भी बड़ा है, तो हाँ ए सी से भी बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो आप यही प्रिंट करेंगे ना कि सी इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर यहां पर ये जो बात हो रहा है ना कि ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये सही नहीं हुआ, ठीक है, ये सही नहीं हुआ कि ए इज ग्रेटर देन सी, ये सही नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जरूर यहाँ सी जो है वो ए से बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अदरवाइज करके लिखा हुआ है, ये अदरवाइज का मतलब ये हो गया कि ए सी से बड़ा नहीं है बल्कि सी ए से बड़ा है। तो अदरवाइज में जाकर के क्या प्रिंट करेंगे हम लोग कि सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ कैसे पहुंचे, स्टेप 3 में बोला कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आप स्टेप 4 में जाइए, और ये यहां से पूरा यहां तक जो है ना, ये पूरा स्टेप 4 है। ध्यान दीजिएगा, पूरा यहां से यहाँ स्टेप 4 है। तो अगर यहाँ कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेप 4 में गए, और स्टेप 4 में जाकर के यहाँ जो भी काम होना तो वो आपने काम यहाँ पर करवा लिया। इसमें से या तो ए बड़ा होता या तो सी बड़ा होता। अब बात करते हैं हम लोग, वापस यहां पर आते हैं। अगर ए का वैल्यू बड़ा हुआ होगा बी से, तब बोला था ना स्टेप 4 में जाने के लिए। लेकिन अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा नहीं होगा तो उसके लिए यहाँ पर अदरवाइज लिखा हुआ है कि अगर ए का वैल्यू बी से नहीं बड़ा है, दैट मीन्स इसका मतलब ये निकलता है कि बी बड़ा हो ए से। तो अदरवाइज ऐसी स्थिति में आप कहाँ चले जाइए, स्टेप नंबर 5 में चले जाइए। तो ध्यान रखिए, स्टेप नंबर 5 में कब जा रहे हैं, अगर बी का वैल्यू ए से बड़ा है तो स्टेप 5 में आ जाइए। क्योंकि यहां तो फैसला हो चुका है कि बी जो है वो लड़ करके पता लगा लिया कि भाई बी जो है वो ए से आपका बड़ा है। तो अब आपको बी को किससे कंपेयर कराना होगा, सी से ही कंपेयर कराना होगा। तो यहाँ पर आप बी को सी से भी कंपेयर करा रहे हैं कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी, जो मैं यहाँ देन लिखा हूं आप यहाँ पर देन लिख लीजिएगा। ठीक है, कि बी अगर सी से बड़ा है देन बी इज लार्जेस्ट, और अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो सी इज लार्जेस्ट, एंड देन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक ऐसा एल्गोरिदम था जो किस प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, जहां पर आपको कुछ कंडीशंस रखा गया था कि अगर ये कंडीशन हो तो आपको ये काम करना है, अगर ये कंडीशन हो फॉल्स हो तो आपको दूसरा काम करना है। नाउ एक एल्गोरिदम हम लोग और देखते हैं। यहाँ एल्गोरिदम है कि प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर एल्गोरिदम लिखना है। यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब ये हो गया कि हम लोग कोई एन का वैल्यू देंगे, जैसे से एन का वैल्यू हम लोगों ने 5 दे दिया, तो प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं, आपका एल्गोरिदम जो है वो प्रिंट करे 1 2 3 4 5 तक ही प्रिंट करे, क्योंकि आपने एन का वैल्यू 5 दिया हुआ है। और अगर किसी ने एन का वैल्यू जो है 10 दे दिया,
तो आपका एल्गोरिदम क्या प्रिंट करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितना एन का वैल्यू उतना तक जो है आपको वैल्यूज को यानी नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो देखिए यहां पर एक चीज गौर कीजिए, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। कहाँ तक जाना है, जहां तक एन बताया गया है, एन का वैल्यू 10 बताया गया है तो आपको एन तक जाना है। अच्छा कैसे जाएंगे 10 तक, तो एक एक बढ़ते हुए, इस एक में 1 जोड़े तो 2 हुआ, इस 2 में भी 1 जोड़े तो 3 हुआ, इस 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ। तो 1 1 जोड़ते चले गए तब आप यहां तक पहुंचे। तो अब देखिए हमने कुछ सोच ही लिया कि ऐसा ऐसा कुछ काम हुआ, अब हम लोग को एल्गोरिदम लिखना है यानी स्टेप लिखना है। तो आ जाइए यहाँ पर, स्टेप नंबर 1 हमेशा हम लोग स्टार्ट लिखते हैं। स्टेप नंबर 2 हम लोगों ने लिखा रीड एन, एन वो नंबर होगा, ठीक है, जहां तक मुझको जो है नंबर्स को प्रिंट करना है 1 से। तो से अगर एन का वैल्यू किसी ने यहाँ पर मान लीजिए 5 डाल दिया तो, या हमने एन का वैल्यू 5 माना तो। स्टेप 3 डिक्लेयर आई, ठीक है, यहाँ पर आई है, ये स्मॉल आई है, आई इक्वल टू 1, यानी आई को हम लोगों ने 1 से इनिशियलाइज किया कि आई का वैल्यू क्या, आई का वैल्यू 1। इसके बाद स्टेप 4 में आते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिपीट कीजिए। देखिए रिपीट जब हम लोग बोलते हैं ना, तो आप लोग जो सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो आप लोगों ने लूप पढ़ा होगा। लूप में 3 चीजें पढ़े होंगी, फोर लूप या वाइल लूप या फिर आप जो है डू वाइल लूप पढ़े होंगे। तो एक ऐसा एल्गोरिदम जहां पर लूप का इस्तेमाल हो, तो उस लूप को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा ना, फोर लूप में ऐसे लिखते थे, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, ऐसा आप लिखते थे। ठीक है, तो अब हम लोग को ये एल्गोरिदम का मतलब प्रोग्रामिंग तो होता नहीं है कि पूरा प्रोग्रामिंग का रूल्स पढ़ते हुए सारा कुछ लिख दो, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सिंपल वे में लिख रहे हैं। ये आई इक्वल टू 1 कहा ना, तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा आपको, डिक्लेयर आई टू 1, कि आई को 1 से डिक्लेयर कीजिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है रिपीट कीजिए स्टेप 5 और 6 को जब तक आई का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू एन हो। ये बात यहाँ भी है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन तक रहेगा। तो लूप मतलब क्या, चीजों को रिपीट करना। तो यहाँ पर जो है रिपीट वर्ड इस्तेमाल हुआ कि रिपीट कीजिए क्या चीज को, स्टेप 5 और 6 को। क्या रिपीट होने वाला है, तो फिर से यहां पर देखिए, प्रिंट आई, कि आई का वैल्यू को प्रिंट कीजिए। तो अभी आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद स्टेप 5 और 6 दोनों को दोहराने कहा था, तो 5 को तो किया, अब 6 के पास जाते हैं। 6 बोलता है कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई का वैल्यू को एक बढ़ा दो तो आई का वैल्यू बढ़कर क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप यहां जाएंगे और स्टेप 4 के पास फिर से चेक करेंगे कि जो आई का जो वैल्यू है जो अब हो चुका है, क्या वो लेस देन इक्वल टू एन है, तो आप बोलेंगे हाँ है, कंडीशन ट्रू। तो बोला क्या था कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो स्टेप 5 और 6 को फिर से दोहराना है। तो फिर से जाइए स्टेप 5 में, तो स्टेप 5 जो है वो आई का वैल्यू जो है अब 2 हो चुका है, तो आई का वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। और स्टेप 6 के पास जाकर के आई का वैल्यू को मेमोरी में जाकर के 3 कर लेगा। अब जो स्टूडेंट्स अगर प्रोग्रामिंग किए हैं, लूप पढ़े हैं, उनको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब बेसिकली बेसिकली यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है ये रिपीट कब तक होगा, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन होगा। और आई शुरू कहाँ से हुआ था, आई का वैल्यू 1 से शुरू हुआ था, कहाँ तक जाएगा, आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन तक जाएगा। अच्छा 1 से 2, 2 से 3 कैसे होगा, तो वो चीज यहाँ लिखा हुआ है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, हर बार आई का वैल्यू प्रिंट करेगा और प्रिंट करके फिर मेमोरी में जाकर के आई का वैल्यू एक बढ़ जाएगा। ये आपका एल्गोरिथम था, प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो ये था एल्गोरिदम, कुछ इसी तरीके से एल्गोरिदम को लिखा जाता है। आने वाली वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम कराऊंगा, चाहे वो एरे हो, चाहे वो स्टैक की लिंक लिस्ट हो। और मोस्टली कोशिश करूंगा कि अभी फिलहाल चूंकि समय कम है, तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर में यानी 4 5 साल पहले जो भी एल्गोरिदम आया है पहले हम लोग उसको कवर कर लें कि वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।